नमस्कार दोस्तों। अब हम देखेंगे इस्टॉपल के बारे में। चैप्टर 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि सेक्शन 115 से शुरू होता है। इस्टॉपल क्या है दोस्तों? इस्टॉपल है कि इफ यू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विथ एनीवन and the other party, opposite party, take some action on believing your contract to be true, then you cannot retract back. You cannot retract or turn back from your promise made in the contract or agreement. जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के देखते हुए अदर पार्टी क्या करता है कि कोई भी एक्शन ले लेता है। वह उसको बिलीव करते हुए अपना, मान लो जमीन खरीदने का एग्रीमेंट आपने किया तो पैसा कलेक्ट करता है, लोन ले लेता है, बैंक से लोन ले लेता है, और फिर आप मना कर देते हैं कि मैं जमीन या नहीं बेचूंगा, तो वो आपको अलाउड नहीं है कोर्ट द्वारा। उसी बात को यहाँ इस्टॉपल में कहा गया है सेक्शन 115 में। सॉरी, कहता है स्टॉपल, व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, 3 तरह से कर सकता है। डिक्लेयर करके, कोई एक्ट द्वारा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करे, एग्रीमेंट करे, या कोई ओमिशन द्वारा कि मैं ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, दूसरे को नहीं बेचूंगा, तो ओमिशन हो गया, आप ही को दूंगा, तो ओमिशन हो गया। इंटेंशनली कॉज करता है, इंटेंशनली कॉज करता है या परमिटेड another person to believe a thing to be true, या इंटेंशनली उसको ऐसा कर देता है कि उसको बिलीव हो जाए, या दूसरे पर्सन को परमिट करता है कि बिलीव करो, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं जो कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ सही किया हूँ, मैं जो दिया हूँ रिटर्न एग्रीमेंट किया हूँ वो सही है। तो दूसरा पार्टी क्या करता है? टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, और उसके बिलीव पर वो घर अपना बेच देता है, घर द्वार खान खेत सब बेच देता है, और बाद में आप पता चला कि आप मुँह करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा? आपको, मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो मुकरा, नीदर ही नोर हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड, तो ना तो आप, ना आपके बाल बच्चे, ना आपके फादर, रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, आपके बाल बच्चे हैं, वो सब भी नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं अलाउ है कि आप अपना प्रोमिस से वापस जा सकते हैं। इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, कोई सूट मतलब सिविल केस में भी या कोई भी क्रिमिनल केस में, आप बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन आप किसी, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, है ना, नॉट अलाउड टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, आप उसको, ट्रूथ को, सच्चाई को नकार नहीं सकते, आपको नकारने नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि डेली आप अपना स्टेटमेंट बदलें, अपना डेली अपना आप चेंज करें सेंटेंस, तो ऐसा अलाउ नहीं होगा। एक 115 के हिंदी में बोलता है विबंधन, विबंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल। जब एक व्यक्ति अपनी घोषणा मीन्स डिक्लेरेशन, कार्य मीन्स एक्शन, एक्ट, लोप मीन्स ओमिशन द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराता है या कर देने दिया है कि कोई व्यक्ति सत्य है, एवं ऐसा विश्वास पर कार्य करने, उसे करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और अपने व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्रवाई में, वाद मतलब सिविल सूट, कार्रवाई में मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा, मतलब रिट्रैक्ट बैक नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अब इलस्ट्रेशन है, उसको इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या करता है? इलस्ट्रेशन पहला है, वो कहता है कि ए intentionally and falsely leads B to believe that certain lands belong to A,
एक कहता है कि बी को कि देखो ये खेत मेरा है, एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू पे वाई एंड पे इट, और बी को कहता है कि तुम पैसा दो और खरीद लो इसको, जमीन को, मेरा जमीन है। द लैंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि लैंड है जो ए की प्रॉपर्टी बन जाता है। द लैंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए का प्रॉपर्टी वह बन जाता है, सचमुच उसको खरीद लेता है। या किसी तरह से भाई के हिस्से में था, बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अभी बंटवारा हो गया और उसको वह जमीन मिल गया। अब ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड, और उसको होने से पहले ही वो बेच दिया था। तो अब कहता है कि सेट असाइड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ द, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल, उसको नहीं अपने हिस्से में आया था। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल, तो ऐसा उसको नहीं करना दिया जाएगा कि उसके पास टाइटल ही नहीं था, तो वो बेच कैसे सकता है, तो ऐसा उसको नहीं करने दिया जाएगा। सॉरी दोस्तों, 116 में स्टॉपल ऑफ टेनेंट्स एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोसेशन कहता है। स्टॉपल ऑफ टेनेंट्स, टेनेंट्स क्या होता है दोस्तों? दो तरह की चीज होता है ना, लैंडलॉर्ड टेनेंट्स। लैंडलॉर्ड जमीन का मालिक, टेनेंट मतलब उसमें खेतीहर जो किसान का खेती करता है लीज पे, पट्टे पे लेकर के, वो सब। उसके बाद होता है प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल मीन्स किसी चीज का वो मालिक एक तरह से, एजेंट मीन्स उसके बदले में वो वहाँ काम कर रहा है। जैसे पेट्रोल है जो, वो क्या है, उसका मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसका एजेंसी लेता है कौन? कोई प्राइवेट व्यक्ति लेता है, और उसके बिहाफ में वो उसको बेचता है। तो पेट्रोल पंप का क्या लिया जाता है? एजेंसी लिया जाता है। तो बेचता है वो कौन है, या जो एजेंसी लेता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एजेंट। और जो मालिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रिंसिपल। तो कहता है नो टेनेंट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो मतलब किसान है, जमीन का कोई भी किसान है, और पर्सन क्लेम थ्रू सच टेनेंट है ना, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है टेनेंट का, सेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेनेंसी है ना, मीन्स नो टेनेंट का बोलो टेनेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, और ड्यूरिंग टेनेंसी मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ टेनेंसी not be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property, and no person who come upon any movable property by license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession। कहता है कि तो उसको कभी भी वो लैंडलॉर्ड को कि उस टाइटल है, उस जमीन का मालिक है, डिनाई करने को नहीं दिया जाएगा। कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकता है कि वह जिस जमीन का मालिक कौन है, तो लैंडलॉर्ड है ना। एट द बिगिनिंग में वो लैंडलॉर्ड था, अभी मैं पोसेशन में सिर्फ हूँ। ए टाइटल ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड नो पर्सन हु कम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द लाइसेंस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन इन पोसेशन है ना। मान लो कि जो पर्सन पोसेशन में किसान ने किसी और को खेती करने के लिए दे दिया, देयर ऑफ शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट सच पर्सन हैड ए टाइटल टू सच पोसेशन। तो उसको किसी और ने को भी दिया है तो वो भी डिनाई नहीं कर सकता कि टाइटल है इस जमीन का, वह किसके पास है? लैंडलॉर्ड के पास है। एंड सच लाइसेंस वाज गिवन। ठीक है, किसी को लाइसेंस तो दे के, ठीक है यार, अब मैं तो बीमार हूँ इस साल, या मैं इस साल बाहर जा रहा हूँ, या कुछ भी कारण हो सकता है कि इस साल मुझे खेत करने का मूड नहीं है, खेती करने का, तो इस साल तू कर ले। तो वो भी नहीं डिनाइज कर सकता किसान, वो भी डिनाई नहीं कर सकता कि इसका लैंडलॉर्ड कौन है, इसका मालिक कौन है, या इसका टाइटल होल्डर कौन है। टाइटल मतलब मालिक, है ना। 116 में कहता है कि
अस्थावर संपत्ति के किसी भी अधिभारी को या ऐसे अधिभारी से वियुक्त अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसे अभिधृति के लागू रहते हुए उसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे अधिभारी के भूस्वामी को ऐसी स्थावर संपत्ति पर उस धृति के आरंभ पर हक था। किसी भी व्यक्ति को जो स्थावर संपत्ति पर उस पर कब्जा व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय जब ऐसे अनुज्ञप्ति की गई थी ऐसे कब्जे का हक था। मतलब हक मीन्स टाइटल था, तो टाइटल को डिनाई नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब यह है कि खाली अपोजिशन से आप किसी भी जमीन का मालिक नहीं हो सकते। जिसका मालिक है उसका वो मालिक रहेगा, आप मालिक नहीं बन सकते हैं। सेक्शन 117 कहता है स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। कहता है स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, बेली और लाइसेंसी। नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट, है ना, ड्रावर हैड ऑथोरिटी टू ड्रा सच बिल और टू इंडोर्स इट। मतलब स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। कहता है नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट ड्रावर हैज ऑथोरिटी टू ड्रा सच बिल और इंडोर्स इट, है ना। जैसे मान लो कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं समझ रहे हो तो चेक से समझो। आप चेक मैंने लिया है तो मैं एक्सेप्टर हो गया, तो अब मैं परमिटेड टू ड्रा, I will not be permitted to deny that the drawer had the authority to draw such bill or to endorse it। तो ड्रावर कौन हो गया? जो जिसका हमने नाम भर दिया है, और भर दिया है तो पैसा निकालेगा, और वो पैसा मान लो कि नहीं है, या वो चाहे तो किसी और को दे सकता है रिटर्न ऑथोरिटी करके, है ना। तो ड्राई कौन हो गया? बैंक हो गया। ड्रावर कौन हो गया? जो पैसा निकाले, जिसका नाम भर के अकाउंट भर के दिया है कि तुमको मैं इतना पैसा दे दिया हूँ, साइन किया है। तो अभी जो जिसने मुझे के चेक दिया वो यह मना नहीं कर सकता है कि तुम पैसा न निकालो, या तुम किसी और को यह चेक न दो पैसा निकालने के लिए, है ना। वो अपना देगा तो अपना साइन करेगा, इंडोर्स करेगा। नॉट शैल एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट हिज बेलर और लाइसेंसर। बेल क्या होता है? किसी भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति को आप देते हैं तो वो कहलाता है बेल या बेलमेंट, और बेली होता है जिसको दिया जाता है, बेलर होता है जो वस्तु को देता है। बेचा नहीं गया, सिर्फ कब्जे में दिया है, देखभाल के दे, भले ही उसका खर्चा ले ले, तो वो बेल कहलाता है। लाइसेंस और लाइसेंसर। तो लाइसेंस क्या होता है? जैसे बंदूक का हम लाइसेंस दिए, तो बंदूक आप नहीं हो, आपको यूज करने के लिए हम दिए। लाइसेंसर कौन हो गया? डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लाइसेंसी कौन हो गया? जिस व्यक्ति को दिया गया है वो लाइसेंसी हो गया। तो इसी तरह से ये बोलता है कि मतलब आप एक बार लाइसेंस दे दिए हैं तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब बेल में दे दिए तो डिनाई नहीं कर सकते। आप चेक को लिख करके दे दिए हैं तो आप डिनाई नहीं करने, नहीं ये तो मेरा साइन नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। एट द टाइम व्हेन द बेलमेंट लाइसेंसी कमेंट अथॉरिटी टू मेक सच बेलमेंट और ग्रांट सच लाइसेंस, है ना। तो ऐसा डिनाई नहीं किया जा सकता है कि परमिटेड टू डिनाई, है ना। शैल नॉट बी परमिटेड नॉर शैल बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई। जिसने बेल में दिया है, बेली और लाइसेंस परमिटेड टू डिनाई नहीं कर सकता। ऑथोरिटी टू मेक सच बेलमेंट और ग्रांट ऑफ सच लाइसेंस। आप किसी से लिए हैं आप, तो ये डिनाई, जैसे चेक बैंक से लिए, तो ये नहीं आप बोल सकते हैं कि बैंक ऑथराइज नहीं है मेरे को चेक देने के लिए। आप चेक दिए, चेक से पैसा निकाल लिए
और आज आप बोलेंगे कि बैंक ऑथराइज नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद चलिए, हु में टेस्टिफाई, विटनेस। विटनेस को कौन क्रॉस एग्जामिन करेगा? टेस्टिफाई मतलब क्रॉस एग्जामिन करना कि तुम सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, और तो मतलब जो कथन है वो सही है या गलत है, झूठा तो गवाही नहीं दे रहे हो, तो कौन टेस्टिफाई करेगा? 118 में बोलता है ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेड टू टेस्टिफाई। अच्छा, हु में टेस्टिफाई, हु, ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेड टू टेस्टिफाई। अच्छा, किसको टेस्टिफाई किया जाएगा? कौन करेगा? तो अपोजिट पार्टी का वकील करता है, लेकिन किसको किया जाएगा? तो ये हो जाता है ना कि बच्चा है तो ना करो, एकदम ज़्यादा बोल ही नहीं पा रहा है तो उसको ना करो। नहीं, किसी को भी कर सकते हो। बच्चा इशारा करेगा, तेरे पापा को किसने मारा, देखा है तो बता देगा कि किसने मारा। तो किसी भी एज के किसी भी व्यक्ति को टेस्टिफाई किया जा सकता है, अनलेस उसका एक्सेप्शन है कि कोर्ट कंसीडर that they are prevented from understanding the question put to them। कि उसको क्वेश्चन पूछा तो उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, तो आंसर क्या देगा? एकदम बालक है, एकदम बच्चा है, ये बीमार है, इन्फर्मिटी है, पागल है, इंटॉक्सिकेटेड है। इंटॉक्सिकेटेड है तो कोर्ट में आता है तो फिर वहीं से जेल भेज दो। जब नशा ठीक होगा तो फिर उसको क्रॉस के लिए बुलाना और फिर उसको जेल भेजो टेस्टिफाई के लिए। तो फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर, ये और रेशनल आंसर वो नहीं देगा, है ना, क्वेश्चन को भी नहीं समझेगा, तो उसको टेस्टिमोनी नहीं किया जा सकता है ऑफ दोज क्वेश्चन बाय टेंडर ऑफ ईयर्स। मतलब इतना कम एज का, एकदम बच्चा है, छोटा सा बच्चा, 2 साल का, 3 साल का, तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा? मान ली 5 साल का है तो बोल नहीं सकता। एक्सट्रीम ओल्ड एज, एकदम बेड रिडन है, अब 2 दिन में मरने वाला है, तो उसको भी टेस्टिमोनी क्रॉस एग्जामिनेशन क्या करोगे? वो आंसर बोलने के हालत में ही नहीं है, वेजिटेटिव कंडीशन में है, डिजीज, कोई रोग हो गया है, अब उससे कि वो बोल नहीं सकता, इशारा नहीं कर सकता, तो उसको भी टेस्टिमोनी नहीं किया जा सकता। वेदर बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, है ना, के कारण वह क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और रेशनल मतलब लॉजिकल, रेशनल मतलब दोस्तों लॉजिकल। रेशनल का मीनिंग क्या है दोस्तों? तो रेशनल का मीनिंग है लॉजिकल। लॉजिकल वो आंसर नहीं दे पाएगा, लॉजिकल आंसर नहीं दे पाएगा। तो जब लॉजिकल आंसर नहीं दे पाएगा तो उसको टेस्टिमोनी नहीं कर सकते हैं। तो 118 में आप इतना जानिए कि किसको टेस्टिफाई किया जा सकता है, तो सभी को, एक्सेप्ट वो पर्सन को जो क्वेश्चन ही न समझ पाए और तो आंसर भी न दे पाए, उसको छोड़ करके बस। चलो दोस्तों अब चलते हैं। एलिनोटिक, एक पागल व्यक्ति इज नॉट कम्पिटेड टू टेस्टिफाई, वो कम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई जांच के लिए, unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer to them। ठीक है। और 119 कहता है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। विटनेस है जो अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली है, तो विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली है तो वो लिख के देगा और उसका लिखा हुआ स्टेटमेंट को ओरल स्टेटमेंट माना जाएगा। 119 में यही कहता है विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, ठीक है, may give his evidence in any other manner in which he can make intelligible, मतलब समझने के जो को बना दे। इंटेलिजिबल मतलब जिससे समझा जा सके। सॉरी, बाय राइटिंग भी दे सकता है, बाय साइन दे सकता है ना, साइन बना के यदि पढ़ा लिखा नहीं तो। और बाय सच राइटिंग मस्ट बी रिटन, साइंस मस्ट बी इन ओपन कोर्ट, तब वो लिख के देगा तो कोर्ट में देगा, और मेड इन और साइन बना के देगा तो कोर्ट में देगा। तो ओपन कोर्ट मतलब कोर्ट के दरवाजा कभी बंद नहीं होता दोस्तों, कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कोर्ट की कार्रवाई को देख सकता है, कोई भी एडवोकेट कभी भी आ सकता है, जा सकता है, तो ओपन कोर्ट होता है, इसलिए उसको ओपन कोर्ट बोलते हैं। एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस, एविडेंस गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस।
और ये लिख के देगा तो उसका बोल, चूंकि गला मान लो खराब है, आज मौन व्रत धारण किए हो तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे नहीं तो बाबा तो वो एविडेंस, तो एविडेंस वो कैसे देंगे, कोर्ट में आए तो लिख के देंगे, तो उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा। वो पढ़े लिखे नहीं तो लिख के कैसे देंगे, तो वो साइन द्वारा बताएंगे, है ना। गुड मार्क करेंगे, आपने ऐसा काम किया तो ये ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा काम नहीं किया तो उसको क्रॉस करके देंगे, या किसी और तरह का अपना इशारा करेंगे। तो वो उनका वो जो एविडेंस है वो माना जाएगा कि वह ओरल एविडेंस है। प्रोवाइडेड दैट इफ विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली द कोर्ट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी इंटरप्रेटर, और या स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, या उसको ऐसा गूंगा है तो ऐसे ऐसे करके इशारा करता है, तो उसका इशारा जो समझता है वो उसको ट्रांसलेट करके देगा, स्पेशल एजुकेटर वो बनेगा। एंड सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ, लेकिन गूंगा जो इशारा करके देगा तो वह एक तो कि ओरल स्टेटमेंट उसका माना जाएगा और उसका वीडियोग्राफी होगा। उसका क्या होगा, सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ, उसका वीडियोग्राफी होगा। चलिए दोस्तों 120 चलते हैं। पार्टी टू सिविल सूट and their wife or husband or wife of person under criminal trial, है ना। कहते हैं पार्टी टू सूट, हाँ, या उसका पति पत्नी में से कोई, या क्रिमिनल में पति पत्नी में से कोई, क्या भाई कोई क्या, इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग पार्टी टू सूट हस्बैंड वाइफ और एनी पार्टी ऑफ सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। सिविल सूट में कहता है हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। जैसे है कि कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहता है कि वाइफ को न लो, ये तो इसी का आदमी है, बोला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, वाइफ अलग आदमी है ना जी, वाइफ का साइन ले लो, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा कि ये मेरा साइन है, मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नहीं हुआ था, ये सब चीज़ों के लिए, है ना। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रेस्पेक्टिवली शैल बी कम। और कहता है सिविल में ही नहीं, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन भी शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। कौन, हस्बैंड हो या वाइफ हो। जैसे हस्बैंड का मर्डर हो गया तो वाइफ बोला कि ए ने मर्डर किया सॉरी दोस्तों, तो कोर्ट ये नहीं कह सकता है वाइफ के कहने पर मैं कन्विक्शन नहीं करूँगा, या वाइफ का मर्डर हो गया, कोर्ट ने बोला, हस्बैंड ने बोला ए ने हुजूर मर्डर किया है, तो कोर्ट ये नहीं कह सकते हस्बैंड तुम या इंटरेस्टेड विटनेस हो, वाइफ का तुम मर्डर हुआ इसलिए किसी का नाम फंसा रहे हो, नहीं, मैंने अपने आँख से देखा है हुजूर, तो उसके आधार पर सिर्फ कन्विक्शन हो सकता है। उसी तरह से सिविल में कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हुआ था, ये इसका सिग्नेचर नहीं है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोल सकता है सिविल सूट में भी, तो वो दोनों क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। अब चलिए जज मजिस्ट्रेट के बारे में 121 में बोलता है, कहता है नो जज को हम पढ़ते हैं कि एवरी जज और मजिस्ट्रेट शैल नॉट, है ना, शैल नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन, है ना, एज टू हिज ओन कंडक्ट इन सच कोर्ट एज जज और मजिस्ट्रेट। जज और मजिस्ट्रेट को बारे में कि तेरा कंडक्ट ठीक नहीं था, तूने ठीक से ट्रायल नहीं किया, तेरे को डिसमिस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ऐसा उससे नहीं पूछा जा सकता है। हाई कोर्ट भी कंपेल नहीं कर सकता कि तुम प्रत्येक उसके प्रोसीडिंग कैसे क्या किया तो आंसर दो, नहीं कर सकता क्वेश्चन। तो कहता है एवरी जज और मजिस्ट्रेट शैल नॉट बी कंपेल्ड, एनी जज बोलिए, एनी जज और मजिस्ट्रेट शैल नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एंड as such magistrate or judge, as to anything which he come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence while she was in so acting। तो उसको से कोई क्वेश्चन रख सकता है। अब इसका लेकिन एक्सेप्शन बोल दिया है, तो एक्सेप्शन देखते हैं दोस्तों क्या बोला है। कहता है एक्सेप्ट upon the special order
ऑप्शन कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट। अच्छा, स्पेशल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है तो बोल सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मतलब इसका मतलब कि पूछ सकता है कि तूने ऐसे कैसे ट्रायल कर दिया, वो दोनों को छोड़कर और कोई नहीं पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब शादी के समय क्या कम्युनिकेशन हुआ है ना हम दोनों पति पत्नी के बीच, तो यहाँ लिखते हैं नो को पढ़ते हैं एनी पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall not be compelled to disclose communication made to them during marriage by any person। किसी भी पर्सन द्वारा शादी के समय उन लोगों को क्या क्या बोला गया तो ये कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। वो कहीं भी कोर्ट में हो, कोर्ट से बाहर हो, कहीं भी उनको कंपेल्ड नहीं किया जा सकता है। shall not be compelled to disclose any communication made to him made to them during marriage by any person whom he is or has been married, है ना, to whom he is or has been married, nor shall be compelled to disclose any, है ना, disclose any such communication, और इस कम्युनिकेशन को नहीं वो बताएगा। फिर से देखते हैं इसको, एनी पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall not be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or she has been married, है ना। मतलब पति ने आपको क्या कहा, पत्नी ने आपको क्या कहा शादी के समय, तो कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है, कंपेल नहीं किया जा सकता है। nor shall be permitted to disclose any such unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suit between married persons proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। तो उसका एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को छोड़ के कि मैरिज के समय ही कोई अपराध हो गया और जो पार्टी है वो कंसेंट दे रहा है कि वही खुद बोल रहा है कि नहीं मैं अपना कंसेंट देता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बताने के लिए तैयार हुआ, ऐसे ऐसे बात हुआ था, ऐसे ऐसे अपराध हुआ, तो उसको छोड़ के बोल रहा है। मैरिज के समय ही कोई अपराध हो गया तो उसको छोड़ के बोल रहा है। चलिए अब देखते हैं 123 एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ अ स्टेट, है ना। अब भारत के किसी देश के साथ क्या संबंध है, क्यों एग्रीमेंट किया, क्यों पैसा आपने दे दिया विदेश को, क्यों विदेश के नागरिक को जो जेल में था उसको छोड़ दिए। तो ये अफेयर्स ऑफ स्टेट का डील करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को। तो इसमें कोर्ट बोलता है कि इंटरफेयर नहीं करेगा। नो वन, है ना, यहाँ पढ़ते हैं नो वन शैल बी परमिटेड, यहाँ ठीक है लैंग्वेज नो वन, या मीन्स एनी पर्सन शैल नॉट बी permitted to give any evidence derived from unpublished official record। ठीक है, पब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से डिराइव करके मतलब सीक्रेट रखा गया है, तो अनपब्लिश्ड है वो, सीक्रेट किसी को जेल से छोड़ा गया किसी कंट्री के नागरिक को, तो वो एविडेंस देने के लिए उसको बोला क्यों छोड़ा ये तेरे एविडेंस दो, तो वो नहीं है। अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रहेगा। आर्मी एयरफोर्स नेवी का कोई सीक्रेट है, सीक्रेट रहेगा। वार प्लान सीक्रेट है, सीक्रेट रहेगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीमा सशस्त्र बल और जो भी है सीआईएसएफ हो गया या स्टेट पुलिस का कुछ सीक्रेट प्लान है, तो उसको कंपेन नहीं किया जा सकता कि तुम बताओ, तुम एविडेंस दो कि ऐसा तुमने क्यों किया। अरे सीक्रेट है, जैसे पुलिस बोलता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने 4 अपराध को पकड़ा, ये पता चले कि वहाँ था, तो उसको कंपेन नहीं किया जा सकता है कि बताओ कहाँ से तेरे को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिला, है ना, रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। और जो ऑफिसर को
मिला था इन्फॉर्मेशन, उसका हेड मान लो कि डीजीपी है, तो डीजीपी परमिशन दे दिया कि नहीं इसको बताना है, तो हु शैल गिव और विथहोल्ड सच परमिशन एज ही थिंक फिट। सीक्रेट कम्युनिकेशन को नहीं बताना है, ये जान लो, सीधी सी बात। ठीक है। अब अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया कि कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट को क्या है, सीक्रेट रहने दो यार, गुप्त को गुप्त रहने दो। सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट भी है, तो उसमें आपको सजा हो जाएगा, तो कोर्ट भी नहीं पूछ सकता। चलो अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन दो अफसर के बीच में क्या बात हुआ, क्या फुटनोट है ना, लिखा गया, क्या उसमें रिमार्क्स दिया, वो नहीं बताया जा सकता है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही आपस में बातचीत नहीं कर सकते इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो बेकार ही है फिर, तो वो भी नहीं बताना है। तथा एनी पब्लिक ऑफिसर शैल नॉट बी कंपेल्ड, नो को हटा दो, एनी पब्लिक ऑफिसर शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन made to him in official confidence when he considered that such public interest would suffer by disclosure। कोई भी ऑफिशियल एक्ट है, दो ऑफिसर के बात है, तो उसको या दो ऑफिसर के बीच फुट नोट जो लिखता है, नोट ऑन फाइल पुट अप होता है, उस पर जो रिमार्क्स लिखता है, तो उसको वो बताने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 125 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो 125 से बोलता है कि इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, है ना, कि ये ऑफेंस किसने कमिट किया है। तो नो मजिस्ट्रेट, यहाँ लिखते हैं एनी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी कंपेल्ड टू से Whence मतलब from where he had got any information as to commission of offense, मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला कि यहाँ अपराधी छुपे हैं। और इतना ही नहीं, नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से फ्रॉम वेयर ही गॉट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी पब्लिक रेवेन्यू, और जाकर के अपराधी को पकड़ लिया। तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस अफसर को, रेवेन्यू अफसर को, जो कहाँ से ही गॉट इन्फॉर्मेशन कि ये अपराध होने वाला है या ये अपराध हुआ है या अपराधी यहाँ है, तो ऊपर कंपेल उनको मत करो यार, वो नहीं बताएंगे कि कहाँ से हुआ। बताएंगे तो आगे कोई उनको बताएगा क्या कि अपराध है, तो अपराध तो बढ़ता ही जाएगा, घटेगा थोड़े ना। चलो अब देखते हैं 126 की प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो भी नहीं बताने के लिए बाध्य है, जैसे वकील, नो बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या होता है, इंग्लैंड में जो वकालत करता है उसको बैरिस्टर बोलते हैं। अटॉर्नी क्या होता है, मतलब अटॉर्नी जो इंग्लैंड में वकालत की डिग्री लेता है बैरिस्टर बोलते हैं, और जो इंग्लैंड में या इंग्लैंड के डोमिनियन स्टेट पहले गुलाम देश जो था उसमें कोई वकालत करता है तो उसको अटॉर्नी बोलते हैं। अब प्लीडर तो वही प्लीडर भी बोलते थे, है ना, और वकील तो समझ ही रहो कि जो वकालत करता है वकील, और इंडिया में एडवोकेट बोलते हैं उसको, इंडिया में जो लाख डिग्री ले लिया उसको लॉयर बोलते हैं। तो कहता है एनी बैरिस्टर, एनी अटॉर्नी, एनी प्लीडर, एनी वकील, एनी एडवोकेट शैल नॉट बी एट एनी टाइम, है ना, any time permitted unless with his client expressed consent। क्या गलत लिख दिया, एक्सप्रेस्ड कंसेंट होना चाहिए, है ना, एक्सप्रेस्ड कंसेंट, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, है ना, एक्सप्रेस्ड कंसेंट होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, एक्सप्रेस्ड कंसेंट। expressed consent to disclose any communication made to him in the course of unless his client give express consent,
है ना, कंसेंट टू डिस्क्लोज इन कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील के रूप में जब था तो उसको बताया था कि सर मैंने ही अपराध किया लेकिन प्लीज मुझे बचा लो। तो अब उसको ये नहीं वकील को बोलो कि आपको ही अच्छा है क्या कि मैंने अपराध किया, वो बताने के लिए बाध्य नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। ठीक है, द टू स्टेट द कंटेंट ऑफ द कंडीशन ऑन एनी डॉक्यूमेंट व्हिच ही हैज बिकम acquitted with in the course of for the purpose of his professional employment, or he is not permitted to disclose any advice given by him to his client in the course of for the purpose of such employment। तो वकील को 125 126 सेक्शन ये जान लो किसी वकील के लिए है। वकील ने किसी अपराधी का क्लाइंट का केस लिया और वो बोल रहा है कि सर मर्डर तो मैंने किया लेकिन प्लीज मुझे बचा लो। तो क्या है कि अब वो ये नहीं कह सकता मजिस्ट्रेट जज कि भाई तेरे को क्या क्या बोला है, आपको आपका क्लाइंट क्या एक्सेप्ट किया क्या इसने मर्डर किया है, ये मुझे बताओ। तो नहीं, तो कहानी ही खत्म है, तुरंत बता दो, कोई केस नहीं चलेगा। तो क्या 164 चल रहा है, 164 ऑफ CRPC कन्फेशन दे रहा है, या चार्ज होता है तो उसमें यदि बोल दिया तो वहाँ भी कहानी खत्म है। क्यों बोलता है कि क्या आपने मर्डर किया है, उसने हाँ बोला तो बस कन्विक्शन हो जाएगा, कोई ट्रायल नहीं। 164 में भी ऐसे है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट गया लिख के देना, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो अनपढ़ है तो वो लिखेगा कि या वो बोलेगा पढ़ा लिखा भी है तो वो बोलेगा, लेकिन उसके लैंग्वेज में जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद लिखेगा कि मैंने मर्डर किया है और वो साइन करेगा, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साइन करेगा, उसके बोलते हैं 164। 164 रेप के केस में ही लेडीज दे सकती है तो उसको ही बोलते हैं 164 का स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन एक्यूज देता है तो उसको बोलते हैं 164 का कन्फेशन। तो ये दोनों तो यहाँ हो नहीं रहा, वकील को कुछ गचा है तो वकील उसको नहीं बताएगा, इसलिए वकील को लिए 1 2 6 है, तो 6 2 8 1 9 है, 9 मीन्स वकील। ठीक है, अभी कितना होता है 22 होता है, 22 माइनस है ना 22 माइनस 30 हो जाएगा क्या 9। ठीक है, तो आप ये जानिए कि 126 वकील के लिए कि कोई भी क्लाइंट कुछ ही बताता वकील को तो वो बाध्य नहीं है कि कोर्ट को वो बताए। चलिए इसका कुछ इलस्ट्रेशन है तो देख लेते हैं कि ये एक क्लाइंट है जो बी को बोलता है अपने वकील को कि सर आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी, कि मुझे बचा लो सर मैंने फॉर्जरी किया। फॉर्जरी क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया उसमें कुछ चेंज कर दिया आप तो उसको फॉर्जरी बोलते हैं। तो उसको तो ए एज ए डिफेंस of a man known to be guilty is not criminal purpose. This communication is protected from disclosure। ठीक है, ये as the defense of a man known to be guilty is not a criminal purpose। ठीक है, ये क्लाइंट है, अब बी को कहता है अपने वकील को आई विश टू obtain possession of a property by use of forged deed on which I request you to sue। इस पर केस लड़ी है, अब फॉर्ज्ड डीड है और इस पर आप है लेकिन मेरे को पोजीशन ऑब्टेन कर लीजिए जमीन का, तो यह उसको बता नहीं सकता, कोर्ट को बताने के लिए बाध्य नहीं है ना। आप कहता है ए बीइंग चार्ज विथ इम्ब्लेजमेंट रिटेन्स बी एन अटॉर्नी टू डिफेंड हिम। इम्ब्लेजमेंट क्या होता है दोस्तों, इम्ब्लेजमेंट होता है कि मतलब घपले द्वारा पैसा का हड़प कर जाना, ये इम्ब्लेजमेंट होता है। ठीक है, क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अटॉर्नी ख को प्रतिधारित करता है।
कार्रवाई के अनुक्रम में ख देखता है कि क की लेखा वही में यह प्रविष्ट की गई है कि क द्वारा उतनी रकम देनी है जितनी के बारे में अभी कथित है, उसका कथन गबन किया गया है, जो प्रविष्टि उसके नियोजन के प्रारंभ के समय उस वही में नहीं था। तो नहीं था, ठीक है, उसने इम्प्लीमेंट किया है। अरे 10 करोड़ था, उसने वहाँ 9 करोड़ कर दिया, 8 करोड़ कर दिया, 2 करोड़ का गबन कर गया। तो इम्प्लीमेंट इसी को बोलते हैं गबन करना। इम्प्लीमेंट मीन्स क्या दोस्तों? गबन करना। अरे क्या है ये, थोड़ी ना। इम्प्लीमेंट मीन्स गबन करना। इम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? गबन करना। मतलब पैसा खा जाना, एक तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे 127 में कहता है कि गबन जो 126 में है अप्लाई टू इंटरप्रेटर ऑल्सो। तो सारे कुछ 126 में जो है ना, वकील मतलब उसको बता दिया, प्लस इंटरप्रेटर है या स्टेनो है, वो सब पर लागू है ये, वो भी नहीं बताएगा। द प्रोविजन ऑफ 126 वकील के लिए ही सिर्फ नहीं लागू है, और उसके अप्लाइड टू इंटरप्रेटर, उसको ट्रांसलेशन के लिए कहीं टाइप करवाएगा ना, उसके लिए अलाउ है। क्लर्क कोई वकील रखा हुआ है, कोई वकील यदि क्लर्क रखा हुआ है तो उस पर भी लागू है। कोई सर्वेंट रखा उस पर भी लागू है, ऑफ बैरिस्टर है ना, लीडर का या वकील का कोई सर्वेंट है, मुंशी है या स्टेनो है, तो सब पे लागू है। ये कह रहा है 127 में। 126 में कह रहा वकील पर तो लागू है, सब पे लागू है कि वो किसी को बात आने के लिए बाध्य नहीं है। अब है 128, जो प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस। If any party to a suit give evidence therein at his own instance or otherwise, है ना, कहता है कि any party to a suit gives evidence at his own instance, अपने मर्जी से देता है, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in 126, है ना। he shall not, अब अपना खुद बोला नहीं मैं ऐसा गवाही दूंगा, मैं तो ऐसे बोलूंगा, और खुद ही बोल रहा है तो बोलो, है ना। तो if any party to suit proceeding call any such barrister, है ना, तो कोई पार्टी चाहे तो दे सकता है वो। If any person party to a suit gives evidence therein at his own instance, तो दे सकता है। He shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as to mention in 126, तो 126 लागू नहीं होगा फिर। अब कहता है 129 confidential communication with legal advisor। कॉन्फिडेंशियल लीगल एडवाइजर, फिर वकील का ही आ गया, लीगल एडवाइज के लिए नहीं गया। वहाँ तो केस दिया था ना, यहाँ केस नहीं दिया। यहाँ क्या किया है कि लीगल एडवाइज लेने आया है। तो नो पर्सन, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, है ना। तो नो वन शैल बी, एनी वन शैल नॉट बी compelled to disclose in the court any confidential communication, है ना, which had taken place between him and legal professionals or advisor, है ना। तो ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन उसके या लीगल एडवाइजर के तो दे ही सकता है, केस में फंस गया तो वो उसका वकील या वो व्यक्ति कंपेल नहीं किया जा सकता है कि कॉन्फिडेंशियल आपका जो कम्युनिकेशन है वो बता दो, unless he offers himself to witness, in which case he may be compelled to disclose such communication as may appear to court unnecessary to be known in order to explain any evidence which he has given, है ना।
अब खुद ही बताना चाहो तो बताओ। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन वकील और क्लाइंट के बीच में, तो क्लाइंट और वकील दोनों किसी को बताने की बात नहीं है, लेकिन क्लाइंट खुद बोल रहा है मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, तो खुद देख रहा है बताऊंगा बताऊंगा, तो जाओ खुद को, तो उस पर 120 लागू नहीं होगा। अब कहता है बर्डन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, है ना, पार्टी नहीं है और टाइटल डीड कोई दिखाना चाहता है कि सर मेरे पास टाइटल, मैं इसका मालूम हूँ, तो नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी टू ए सूट, है ना, शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स टू एनी प्रॉपर्टी, तो वो नहीं दिखाएगा। बोलो कि फिर भी हमको दिखाना, मैं इस जमीन का मालिक हूँ, तो तुम अलग से केस कर लो यार, इस केस में तुम नहीं दिखा सकते, तुम पार्टी हो नहीं, तो नहीं दिखा सकते। Any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage, or any document the production of which might tend to criminate him, ठीक है, तो एनी डॉक्यूमेंट इन वर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड एनी प्रॉपर्टी, तो उसको नहीं दिखा सकता। प्लेज और मॉर्गेज, प्लेज द्वारा आता है मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेज होता है। एनी डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम, या वैसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि दिखा दिया तो उस पर क्रिमिनल केस हो जाएगा, तो वो भी दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। टाइटल डेट भी नहीं दिखाएगा, कोई और भी सिविल कागज वो नहीं दिखाएगा, मॉर्गेज का कागज नहीं दिखाने के लिए बाध्य है, और मतलब उससे जिससे उसको अपराध हो जाए, है ना, वो भी कागज वो दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। Unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking production of such deeds or some person through whom he claims. उसके बाद चलते हैं 131। 131 में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोसेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो कि किसी भी थर्ड पर्सन के पोसेशन में, पार्टी के पोसेशन में तो कंपेल्ड हो जाएगा कि आप दिखाइए, नहीं दिखाए तो ये माने जाएंगे कि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सही है, आपके अनफेवरेबल है इसलिए आपने नहीं दिखाया। लेकिन थर्ड पर्सन में है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आओ कोर्ट में दिखाओ, ठीक है। तो कहता है नो पर्सन shall be compelled, मतलब any person shall not be compelled, इस थर्ड पर्सन है तो shall not be compelled to produce a document in his possession, या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अंडर ही कंट्रोल which any other person would have entitled to refuse to produce। entitled to refuse to produce कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है, पार्टी नहीं होता है entitled to refuse to produce, पार्टी को देना ही देना है। इफ दे वेर इन पोजीशन और कंट्रोल अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट टू देयर प्रोडक्शन, है ना। जैसे हमने केस किया है, हमारे पास कोई वीडियो ऑडियो है तो वो तो हम दिखाएंगे, अपोजिट पार्टी के पास है तो वो पार्टी है तो पार्टी तो दिखाएगा ही, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक विथ विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है, झूठ बोल सकता है कि मेरे पास नहीं है, उसको कंपेल नहीं किया जाता, पार्टी को ही सिर्फ बोला जा सकता है कि आप प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट। Turning record under his control, no person shall be compelled to produce document in his possession। नो पर्सन बोल दिया मतलब पार्टी भी नहीं कर सकता है, यहाँ ये जान लीजिए, यहाँ तो ये बोल रहा है, या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अंडर हिज कंट्रोल विच एनी अदर पर्सन वुड बी इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इफ दे वेयर इन हिज पोजीशन कंट्रोल अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट टू हिज देयर प्रोडक्शन। यदि खुद ही कंसेंट करा तो दिखा दो, है ना। यदि कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मेरे अगेंस्ट ही है तो मेरे कब्जे में है तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद चलो 132, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट हिम। अब विटनेस हो तो विटनेस यहाँ आए क्यों? तो क्वेश्चन पूछा गया तो उसको अब बताना है। अब विटनेस हो, क्वेश्चन पूछा गया तो
बताना है, आपको आंसर देना है। लेकिन सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है तो आप जो आंसर आता है वो दो, वो मत कबूल करो, नो बोल दो, निगेटिव बोल दो, लेकिन आंसर आपको देना है। ये नहीं कि ऐसा आंसर दूंगा तो मैं ही जेल में चला जाऊंगा, तब भी देना है आपको आंसर। झूठ बोलो फिर। ए विटनेस shall not be excluded from answering any question, है ना, as to any matter relevant to the matter in issue, है ना, in any suit या any civil or criminal proceeding, upon the ground that the answer to such question will criminate him, उसको क्या करेगा, उसको जेल भेज देगा, उसको क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा। may tend directly or indirectly to criminate him such witness, and that it will expose or tend directly and indirectly to expose such witness to penalty or forfeiture of any kind। ठीक है, forfeiture हो जाएगा, मैं criminate हो जाऊंगा, तो क्या हुआ, आप विटनेस के रूप में आए हो ना जी, आप आए हो यहाँ तो कोर्ट में, तो कोर्ट का जवाब दो, केस का कार्रवाई कैसे पूरा होगा। तो सब ऐसी बहाना बना ले कि इससे तो मैं जेल में चला जाऊंगा। अरे तो जेल में चला गया तो उस जो बोलना है वो बोलो कि नहीं किया मैंने ऐसा। provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution be proved against him in any criminal proceeding, except a prosecution for giving false evidence by such answer। प्रोवाइजो में है कि provided that no such answer which a witness shall be compelled to give, मतलब any such answer which a witness shall not be compelled to give, है ना, subject him to अब उसका अरेस्ट हो जाए, प्रोसिक्यूशन हो जाए और उसके अगेंस्ट ही प्रोसीडिंग चले। प्रोवाइजो में लिख दिया एक्सेप्ट प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। सच आंसर बोलोगे तो प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। यदि फॉल्स बोलोगे तो आपको क्रिमिनेट किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है कि मैं ही जेल चला जाऊंगा, तो वो बोलने के लिए आप बाध्य नहीं हो। नो सच आंसर कि आप तुरंत अरेस्ट हो जाओ, आप पर केस चलने लगे, तो बोलने के लिए बाध्य नहीं। लेकिन आप झूठ बोलो है तो उसमें आप बाद में नहीं बोल सकते कि सच बताऊंगा तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा। तो विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट हिम, आंसर विल क्रिमिनेट, ठीक है, relevant matter in any suit of criminal proceeding upon ground that the answer of such question will suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that such answer to such question will criminate, may tend directly and indirectly to criminate such witness। तो उसको देना है, लेकिन वो अरेस्ट हो जाए, उस पर प्रोसिक्यूशन का केस चले, तो वो वहाँ पर कंपेल्ड नहीं है आंसर देने के लिए, क्योंकि संविधान में लिखा है, संविधान के विरुद्ध नहीं होगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड, किसमें लिखा है, संविधान में लिखा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सेक्शन 21 में, ठीक है। उसके बाद एक्म्प्लिस के बारे में चलिए, सेक्शन 133 एक्म्प्लिस। An accomplice shall be competent witness against such accused person, against an accused person। वो जो बाकी accused हैं उनके बारे में competent witness है। And a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of the accomplice। accomplice बोलेगा कि मैं आँख से देखा हूँ ऐसे ऐसे, क्रॉस होगा, उसके आधार पर सजा हो जाएगा। लेकिन अनकोरोबोरेटेड भी तब भी सजा मिल जाएगा भाई। जैसे ये केस में हुआ, भगत सिंह को फांसी, इसी क्या यार, भगत सिंह को जो फांसी हुआ था इसी एक्म्प्लिस विटनेस पर हुआ था। भगत सिंह का केस में जो फांसी हुआ था वो इस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव,
भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुआ था, एक पुलिस के विटनेस के आधार पर फांसी दे दिया गया था, अनकोरोबोरेटेड था वो। तो 133 सेक्शन ने भगत सिंह को सोचो कि फांसी दिलवा दिया। भगत सिंह राजगुरु और भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को, इसलिए इसको ध्यान रखना है। 134 नंबर ऑफ विटनेस, नो पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। मेन का वेटेज, उसका वेटेज कितना, उसका वैल्यू कितना है, विटनेस का क्रेडिबिलिटी कैसा है, ये मैंने रखा। ये नहीं कि 50 विटनेस चाहिए। अब दोस्तों टोटल कितना है, 167 है, 167 है। ठीक है दोस्तों, तो अब भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है ना, 135 से नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं दोस्तों। और ये वीडियो 56 सेकंड का बन चुका। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको अधिकारी बनने देखना चाहते हैं, वो मेरा सपना पूरा हो।